अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आज जो चीज़ करनी है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इसके बारे में पहले एक छोटी सी चीज़, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब ना देखो, दो चीज़ों की डिस्कवरी हो चुकी थी, पहले नंबर पे प्रोटॉन की और सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रॉन की। अब ना 1920 में एक साइंसदान आया, उस साइंसदान का नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था? रदरफोर्ड। इसने एक प्रिडिक्शन की थी। इसने क्या किया? एक प्रिडिक्शन की। प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? इसने अंदाजा लगाया, इसने एक चीज कही कि देखो आप एटम का मास निकालते हो, सही, उस वक्त तक एटम का मास निकाला जा सकता था, याद रखिएगा, सही है। तो अब एटम का मास आपने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बराबर होता है, सही है। अब कहते जब आप एटम का मास निकालते हो तो दो चीजों को ऐड करते हो, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। किसको? न्यूट्रॉन को। और इसके बाद हमारे पास बाहर वाली साइड पे कौन सी चीज होती है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड नहीं कर रहे होते। इसकी रीजन क्या है? इसकी प्रीवियस लेक्चर में रीजन बता दी थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, जहां पे बहुत ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन चाहिए होती है, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन चाहिए होती हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन का मास भी हम साथ में ले रहे होते हैं, बहुत ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशंस। लेकिन आपके इस लेवल तक या एफएससी लेवल तक कहीं पे भी आपको नहीं कहेगा कि इलेक्ट्रॉन का मास भी आपने ऐड करना है, सही है। तो अब इस बंदे ने एक बात कही कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी कि एटम का मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। अब उस वक्त तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, मतलब उस वक्त तक उनको पता ही नहीं था न्यूट्रॉन भी कोई चीज होती है। इस बंदे ने ये अंदाजा लगाया, कहता आप एटम का मास अकेले प्रोटॉन की बुनियाद पे नहीं बता सकते। किसने? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने ये बात कही कि आप एटम का मास अकेले प्रोटॉन की बुनियाद पे नहीं बता सकते। एटम के अंदर कोई एक इस तरह की चीज भी मौजूद है, इसने अंदाजा लगाया था, एक इस तरह की चीज भी मौजूद है जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है। यानी कि उसका मास क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों का मास आपस में बराबर होगा, सही। उसने सिर्फ इसको एक्स कहा था, यानी कोई ऐसी चीज मौजूद है। उसने ये नहीं कहा था न्यूट्रॉन है, ये कहा था कोई ऐसी चीज न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होगा और उसके ऊपर चार्ज कोई भी नहीं होगा। क्या होगा? नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब इसने ये बात कब कही? ये चेक करो, 1920 में। 1932 में एक साइंसदान आया जिसका नाम था चैडविक। कितने सालों बाद? 12 सालों बाद। 12 सालों बाद एक साइंसदान आया चैडविक, उसने जाके न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। मतलब हमारे नजदीक यही लगता है कि ये जो काम है ये बड़ी जल्दी हो रहा है। प्रोटॉन डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर कर दिया, सारा कुछ दे दिया। लेकिन इसके दरमियान की जो ड्यूरेशन चेक करो, 12 साल। अब खुद सोचो, आप 12 साल के बाद आप कहां पे होंगे? आपने एक बात कह दी और वो बात आपको याद भी शायद ना हो। आपने आज एक बात की, आपसे 12 साल बाद पूछो आपने कोई बात की थी, आपको कुछ भी नहीं। आज से 12 साल, अभी से 12 साल पीछे चले जाओ, बचपन जब आप छोटे छोटे होंगे, आपको सोच के कोई नहीं पता होगा, सही। अब 12 साल बाद जाके न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए हैं, और न्यूट्रॉन डिस्कवर करने वाले साइंसदान का नाम क्या था? चैडविक। अब किस तरह डिस्कवर हुए, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को चेक कीजिएगा। तो सबसे पहली बात, थोड़ी सी वही बातें मैं यहां पे लिखूंगा ताकि थोड़ा सा बन जाए। ये एग्जाम में कभी भी नहीं आएंगी, ये सिर्फ समझाने के लिए था, एग्जाम में कभी भी नहीं आएगी। हाँ, जो चीज आएगी वो मैं नीचे लिख दूंगा, हाउ न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, कि न्यूट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुए। ये पास पेपर में आ चुका है, और उसका एक्सपेरिमेंट लिखना पड़ता है। उसका क्या लिखना पड़ता है? एक्सपेरिमेंट लिखना पड़ेगा आपको। तो चले, सबसे पहले बात, ये थोड़ी सी जो बातें मैंने लिखी है इसको थोड़ा सा आप ले आओ। इन 1920 में रदरफोर्ड प्रिडिक्ट दैट, रदरफोर्ड प्रिडिक्ट दैट, रदरफोर्ड ने इस चीज की पेशन गोई की, दैट द मास of
an atom cannot be determined, cannot be determined, हम नहीं मालूम कर सकते on the basis of, on the basis of प्रोटॉन, क्योंकि उस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे। तो उसने कहा जी आप एटम का मास प्रोटॉन के मास से निकाल ही नहीं सकते, सही है। एंड ही सेड, उसने ये भी कहा साथ में, ही सेड दैट अ पार्टिकल इज प्रेजेंट, अ पार्टिकल, एक ऐसा जर्रा मौजूद है, अ पार्टिकल इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, या इनसाइड द एटम, एटम के अंदर मौजूद है, विच हैव, जो रखता है, विच हैव नो चार्ज, नो चार्ज, जिसका कोई भी चार्ज नहीं होगा, एंड mass of that particle, mass of that particle, और उस पार्टिकल का जो मास होगा ना वो किसके मास के बराबर होगा, पार्टिकल इज इक्वल टू, ये बराबर होगा इक्वल टू द mass of प्रोटॉन। जो जी ये बातें कही थी इसको सिर्फ आप याद रख लीजिएगा जितनी रख सकते हैं, सही है। रदरफोर्ड ने क्या बात कही थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, और ये कभी भी पेपर में नहीं आएगा, ये बात याद रख लीजिएगा। हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए किस तरह सारे का सारा काम हो रहा है। तो अगर डिस्कवरी प्रॉपर देखी जाए तो 1932 में इसको डिस्कवर किया गया। डिस्कवर करने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया गया वो चीज़ चेक कीजिएगा। पहले नंबर पर सवाल लिखो, जो सवाल पूछा जाता, हाउ, किस तरह न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, किस तरह न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया, बता दो यहां पे। अब देखो 1932 में चैडविक नामी साइंसदान ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। इन 1932 चैडविक, अगर पूरा नाम देखोगे वॉल्टन चैडविक है, सही है। जब मेनली आपने याद रखना है वो चैडविक है, चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन, चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। अब इसने डिस्कवर किस तरह किया था बच्चे, पहले इसको समझ लो। ये डायग्राम आपने साथ बना लेनी है, क्योंकि इस डायग्राम के बगैर आप समझ नहीं सकोगे। आपकी बुक में कोई भी डायग्राम नहीं बनी हुई किस तरह एक्सपेरिमेंट किया, सही। आप फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, वहां पे इसका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, डायग्राम बनी हुई है साथ में, सही। थोड़ी सी डायग्राम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो इस बंदे ने ना अल्फा पार्टिकल पहले नंबर पे यूज़ किया है। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई कहते हैं इनको। अब इसने ना सबसे पहली बात एक बेरिलियम प्लेट इस्तेमाल की। क्या यूज की, बेरिलियम प्लेट। जिस तरह मैं कहता हूँ जी लोहे की प्लेट है, इतनी मोटी लेके लोहे की प्लेट में यहाँ पे लगा दूँ, वो क्या होगी, लोहे की प्लेट है। इसी तरह जैसा लोहा है ना, उसी तरह एक बेरिलियम भी मेटल है। बेरिलियम भी क्या है हमारे पास, मेटल है, उसकी प्लेट आपने यहाँ पे यूज करनी है। अच्छा, इसके बाद ना इसके ऊपर आपने गिराने हैं अल्फा पार्टिकल्स। क्या गिराने हैं, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज देता है +2, 2 प्लस साइन बना दो या +2 लिख दो, आपकी अपनी मर्जी है। ये क्या हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स। और अल्फा पार्टिकल्स असल में ये वाली चीज़ होती है, जब हमारे पास एक हीलियम हो ना, ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, सपोज करता हूँ ये हीलियम है, इसमें न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, और बाहर शेल्स में कौन सी चीज होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये वाला एटम अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्या करेगा, ये दोनों के दोनों एटम रिमूव कर दिए, बाहर निकाल दिए, तो इसके नतीजे में जो इसके ऊपर चार्ज आएगा वो +2 होगा, और इस चीज को हम नाम दे रहे होते हैं अल्फा पार्टिकल। जो पहले मैंने चीज बनाई थी उसको हीलियम एटम कहते थे। क्या कहते हैं, हीलियम एटम। अब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमारे पास कौन सी चीज आई है, ये वाली चीज, और ये असल में हीलियम का न्यूक्लियस है। ये क्या हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस है, और इसको हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई। और अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियाई का भी नाम दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज है और ये हीलियम से बना है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ हीलियम न्यूक्लियाई। अब ना
इसने ना एक चार्ज डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट है, चार्ज डिटेक्टर, क्या चीज, चार्ज डिटेक्टर। चार्ज डिटेक्टर को अगर यहां पर रखोगे, कोई भी चार्ज वाली चीज होगी उसको डिटेक्ट कर लेगा। यहां पर रखोगे, वो कोई ना कोई सिग्नल पैदा कर रहा होता है। वो क्या करेगा, कोई ना कोई सिग्नल पैदा कर रहा होता है। तो यहां पर रखा, सिग्नल कुछ ना कुछ पैदा किया। अब इसने इसके पीछे जाके रखा, कोई सिग्नल नहीं आया, लेकिन कोई ना कोई चीज आके उस चार्ज डिटेक्टर के साथ टकरा रही थी। सही, उस वक्त पता चला जी वो असल में न्यूट्रॉन थे। तो अब हुआ क्या है कि जैसे ही आके इसके ऊपर टकराता है, टकराने के बाद आगे कुछ नई चीजें पैदा होती हैं। सही, और यहां पे दोबारा फिर डिटेक्टर लगाया, डिटेक्टर लगाने के बाद डिटेक्टर लगाने के बाद इसको डिटेक्ट किया गया। तो बाद में जब स्टडी वगैरह की गई तो पता चला ये असल में हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स है। अब इस बंदे ने किया गया था एक्सपेरिमेंट, सिंपल सा है, अल्फा पार्टिकल को हीलियम प्लेट पे गिराया और उसके बाद न्यूट्रॉन पैदा हो गया, खत्म। He used beryllium plate to discover न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए इसने बेरिलियम प्लेट का इस्तेमाल किया। He bombarded, इसने गिराया, BOMBARDED, bombarded। bombarded का मतलब क्या होता है, गिराना। He bombarded alpha particles on beryllium plate and neutrons are produced, and neutrons are produced, और न्यूट्रॉन यहां से पैदा हो रहे होते हैं। सही है, इसके नीचे आपने बना देनी डायग्राम। अब डायग्राम के बाद एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन भी आपको लिखनी पड़ती है। इसमें एक छोटी सी इक्वेशन है। अब यहां पे देखो क्या होता है। अब असल में ना एक और भी चीज का अंदाजा लगाया गया, जब अल्फा पार्टिकल आके जिस जगह पे टकरा रहे होते हैं उस जगह का जब मुआयना किया गया तो वो असल में चेंज हो चुकी थी। ये इतनी जगह चेंज हो चुकी थी, और किसमें चेंज हो चुकी थी, ये कार्बन में चेंज हो चुकी थी। इससे अंदाजा लगाया कि वाकई अल्फा पार्टिकल पैदा हुए हैं। जरा गौर करना किस तरह। अब सबसे पहली बात, हमारे पास अल्फा पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं He से, और इसका एटॉमिक मास होता है 4 और एटॉमिक नंबर होता है 2। सही, याद रखिएगा। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, कितने प्रोटॉन है किसी भी चीज में, इसमें कितने प्रोटॉन नजर आ रहे हैं, 2। और एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करोगे तो हमारे पास क्या होगा, 4 को ऊपर लिखना है और 2 को नीचे लिखना है। इसके बाद बेरिलियम की अगर बात करता हूं ना, बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 है और एटॉमिक नंबर 4 है। एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, 4 है। अब इसके नतीजे में ये वाला जो एलिमेंट बन रहा था, एक कार्बन था, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और 12 होता है, और साथ में एक न्यूट्रॉन पैदा हो रहा होता है जो आगे की तरफ जा रहा है। सही, अब एक बात याद रखिए, बाद में बच्चे भूल जाते हैं। सही, ये जो चीज मैंने लिखी ना, इसको नाम देते हैं इक्वेशन। इक्वेशन पता किसको कहते हैं, उर्दू में कहेंगे बराबर या बराबरी वाली शय। क्या कह रहे होते हैं, बराबरी वाली शय। ये हमारे पास इक्वेशन है। ये क्या हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन में जो चीज एरो के इस साइड पे होती है उतनी ही चीजें एरो के इस साइड पे होती हैं। ये चीज याद रख लीजिएगा। जो भी इक्वेशन होगी, जितनी चीजें इस साइड पे होंगी उतनी ही चीजें इस साइड पे होंगी। चलो अब यहां पे गौर करो, 9 और 4 कितने होते हैं, 13। 12 और 1 4 और 2 नीचे क्या है, और यहाँ पे 0 है, 6 जमा 0 6। मतलब इक्वेशन में एक बात याद रख लीजिएगा जो आपको आगे भी हेल्प करेगी। कोई भी इक्वेशन लिखो, इसमें जो लेफ्ट साइड पे जो चीज़ होती है और राइट साइड की चीज़ के बराबर होती है, हमेशा इक्वल होगी। सही है। अब इस तरह ये डायग्राम बनानी है। डायग्राम बना के आपने यहाँ पे नीचे इक्वेशन लिखनी है। अब इसके बाद इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक तो मैंने प्लम पडिंग थ्योरी कहा था, और एक ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर में बड़ी ही दफ़ा पूछा जा चुका है। वो कहता है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है क्योंकि 3 प्रॉपर्टीज है न्यूट्रॉन की। तो क्या आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, और इसके साथ लिख लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। सही है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है, इसके ऊपर देखो चार्ज कौन सा है,
कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, सही है, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होते हैं, सही है। तो न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। आगे लिख लीजिएगा हैविंग नो चार्ज, या हैव नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये ब्रैकेट डाल के आपने लिखना है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ना इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा ना ही इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। इसके बाद वाला पॉइंट, अब न्यूट्रॉन ना इसकी पेनिट्रेशन पावर काफी हाई है, न्यूट्रॉन हैव हाई पेनिट्रेशन पावर, हाई पेनिट्रेशन पावर। अब आप में से कोई बच्चा पेनिट्रेशन पावर के बारे में बता सकता है, व्हाट इज मीन बाय पेनिट्रेशन? पेनिट्रेशन को उर्दू में कहते हैं सरायत करने की सलाहियत, सरायत करना। उर्दू में क्या होती है पेनिट्रेशन? पेनिट्रेशन होती है किसी चीज के अंदर धुंस जाने की सलाहियत, सही, ये प्रॉपर अगर आसान फॉर्म में कहूं, किसी चीज में धुंसने की सलाहियत, किसी चीज में धुंसने की सलाहियत को पेनिट्रेशन पावर का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं आपको। देखो, अगर मैं अपने फिंगर को यहां पर रख के इस तरह अगर करूं, ये देखो मेरी फिंगर इसके अंदर जा रही है, ये धुंसना है। अगर मैं इसी की जगह पे बंदूक की गोली को यहां पर रखूं और चला दूं, वो इसके अंदर से बाहर चले जाएगी। अब इस चीज को पेनिट्रेशन पावर बंदूक की गोली की ज्यादा है, फिंगर की कम है, किसी चीज में धुंसने की सलाहियत। सो हमारे पास जो न्यूट्रॉन होते हैं इसकी पेनिट्रेशन पावर काफी ज्यादा हाई होती है। अगर किसी चीज को रख के इस तरह मैं किसी ब्लॉक रख देता हूं, कोई आयरन की प्लेट रख देता हूं, यहां से न्यूट्रॉन को छोड़ूंगा ना, ये इसके अंदर काफी हद तक धुंस जाता है, अंदर चला जाता है। क्या चला जाता है? अंदर चला जाता है। इसलिए इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या है हमारे पास? हाई होती है। और पेनिट्रेशन पावर याद रखिए सरायत करने की सलाहियत है। और सरायत का मतलब क्या है? धुंसने की सलाहियत, किसी चीज में कितनी हद तक अंदर जा सकता है, इस चीज को पेनिट्रेशन कहते हैं। सही है। अब इसके बाद इसकी पेनिट्रेशन पावर हाई होने की रीजन ये होती है कि इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, इसको अट्रैक्ट करने वाली चीज कोई नहीं होती, इसलिए काफी हद तक अंदर चला जाता है। इसके बाद द mass of neutron is almost equal to, neutron is almost equal to the mass of proton। जो बात इस बंदे ने कही थी वो भी इसकी प्रॉपर्टी है। बात इसने बिल्कुल सही कही थी कि हमारे पास एक ऐसी चीज मौजूद है जिसका मैस प्रोटॉन के मैस के बराबर होगा, और यही प्रॉपर्टी है कि वाकई ही न्यूट्रॉन का मैस प्रोटॉन के मैस का ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो इसके बाद एक और प्रॉपर्टी लिखो ना, मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज 1836 टाइम, या 18, कुछ बुक्स में 1836 लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में 1840 लिखा, आपकी अपनी मर्जी, जो मर्जी लिख लो, 1840 टाइम्स हायर देन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स 40 टाइम हायर होता है इलेक्ट्रॉन की निस्बत। चलो ये बातें होगी। अब ये वाली प्रॉपर्टी आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन हाँ आप हर क्लासेस में जाओगे वहाँ पे आपको मिल जाएगी। लेकिन ये आसान थी, क्यों? क्योंकि इसको आप भी सोच सकते हो। देखो प्रोटॉन जो होते हैं ना, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस क्या है? इक्वल है। और जबकि प्रोटॉन का मैस 1840 गुना ज्यादा था किसकी निस्बत? इलेक्ट्रॉन की। अगर प्रोटॉन का इससे ज्यादा और इन दोनों का इक्वल है तो न्यूट्रॉन का भी क्या होगा? इससे ज्यादा होगा, 1840 गुना। देखो प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन की निस्बत 1840 गुना ज्यादा है और इन दोनों का बराबर है, तो इसका मैस भी इसके मैस से ज्यादा होगा। सही है। तो ये था जी हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो हमारे पास ना अभी तक जितने भी हुए ना एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और ये एक्सपेरिमेंट्स इतने ज़्यादा ओल्डेस्ट नहीं है, ये हमारे पास 1920 और 1932 के काम है ये वाले। ये नहीं है कि 1600 कुछ के हैं या 1700 कुछ के हैं, ये पिछली सेंचुरी की दहाई के हैं, दहाई कह दी है, लास्ट सेंचुरी में ही ये सारे के सारे काम हुए हैं। तो
इस तरह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए हैं। अगर कोई बंदा आपसे ये पूछ ले ना आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देख सकते हो, अमूमन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते। एटम को बड़ी मुश्किल से देखा जा सकता है, तो एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, हम नहीं देख सकते। पहले नंबर पे याद रखिएगा। अब क्या जी, चलो ठीक है जी, नहीं देख सकते, फिर आप पढ़ते रहते हैं जी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किताबों के अंदर, वो कैसे पता चला? अब कहो जी वो एक्सपेरिमेंट से पता चले हैं। अब जाके हिस्ट्री पढ़ो, मुख्तलिफ साइंसदानों ने एक्सपेरिमेंट किया और इसको प्रूव किया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। चलो जी ये बात भी होगी। अब कहते चलो ठीक है, ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर पाए जाते हैं। अब ये कैसे पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं? इसके मुतालिक थ्योरीज हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको बता दिया। बोहर एटॉमिक मॉडल, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, ये मुख्तलिफ थ्योरीज दी गई आगे सारी की सारी एटम को एक्सप्लेन करने के लिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है कहाँ कहाँ पे, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ थ्योरीज दी है। सही है, तो बच्चे यही चीज जहन में रखिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।